वेलकम टू माय चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्री क्वालिफिकेशंस में क्लाइंट वाला मतलब कोई भी प्रोजेक्ट देने के लिए पहले एचएससी ऑफिसर्स को ऐसा ऐसा सवाल पूछता है, उसमें से हम लोग कैसे जवाब दें, उसका मतलब मीन्स क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। उसमें क्या अटैचमेंट्स लगाना पड़ेगा, ये सब पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें दो तीन एग्जाम्पल्स मैं लिया हूँ, दो तीन प्रोजेक्ट्स का एग्जाम्पल आप लोग के लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, लेकिन आप लोग को शॉर्ट टाइम में मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ। पूरा अच्छे से सुन लेगा तो सीखने के लिए अच्छा रहेगा। ओके, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट वन में हम ये एग्जाम्पल लेके आया। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इस प्रोजेक्ट चार्टर सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। चार्टर मीन्स हम लोग का स्कोप ऑफ वर्क एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उसमें सिविल एक्टिविटीज़ क्या क्या हम लोग काम कर रहा है, रोड्स, ड्रेन्स, बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग, टैंक फार्म्स, उसके बाद प्रोडक्शन ब्लॉक्स, वेयर हाउस, ऐसा क्या क्या स्कोप में है हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर लिया है वो पूरा, उसमें डिटेल्स हम लोग को एक चार्टर सबमिट करना पड़ेगा। सेकेंड वन, हैज़ डिटेल एक्टिविटी रिव्यूड बाई, उसमें से जो भी एक्टिविटीज है वो रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजर एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ एजेंसीज में रहना चाहिए। जो क्लाइंट वाला हम लोग को दिया है, हम लोग को हम लोग फिर वापस उन लोग को ये बिल्डिंग्स हम लोग कर रहा है बोल के एक एग्रीमेंट रहता है ना, उसके हिसाब से दोनों एक्टिविटीज़ बहुत एजेंसीज रिव्यू करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जॉब सेफ्टी एनालिसिस डन फॉर ऑल एक्टिविटीज़, पूरा एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग काम कर रहे हैं साइट पे, वही एक्टिविटीज़ पूरा हम लोग को जॉब सेफ्टी एनालिसिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड करने के बाद जॉब सेफ्टी एनालिसिस सबमिट करने के बाद वो पूरा रिव्यू करके एक्सेप्ट करेगा और उसका रिस्क लेवल कितना है बोल के वो क्लाइंट वाला सेफ्टी हम लोग को रिस्क असेसमेंट बना के देगा। फोर्थ वन, लिस्ट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये पॉइंट है। लिस्ट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो काम करने के लिए हम लोग का BOCW एक्ट का और ESI PF लेबर लाइसेंस WC पॉलिसी, ऐसा पूरा लीगल रिक्वायरमेंट्स हम लोग को ये प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल रहता है, पूरा हम लोग लेना पड़ेगा। ये पूरा ले लेके सबमिट पे कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हम लोग सब कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम लोग क्लाइंट वालों को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एज लिस्ट मेड फॉर टू क्लियर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलरिटी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेन कॉन्ट्रैक्टर मीन्स अपना अंडर में जो भी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, फिर भी हम पूरा मेन कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में वो लोग पूरा आना पड़ेगा। मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा उसी को लेना होता है। हैज़ कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जो साइट में हम लोग काम करना पड़ता है उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पूरा देना पड़ेगा। PM, DPM, सीनियर इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, सेफ्टी डिपार्टमेंट का पूरा HSC सीनियर ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर्स, ऐसा पूरा एक्सपीरियंस, उन लोग का एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, पास्ट किधर किधर काम किए, कौन सा प्रोजेक्ट उन लोग कंप्लीट किया, वो पूरा सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी मोर देन 20, अगर इन केस 20 आदमी से ज़्यादा आदमी काम करेगा तो एक क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर को बनाना पड़ेगा। उसका 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन में रहना चाहिए, उसका साथ में ADAS सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हम लोग का एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ क्लाइंट वाला पहले ही बोल देता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले 20 आदमी को एक सेफ्टी ऑफिसर हम लोग को चाहिए, 30 आदमी के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, 50 आदमी के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ऐसा वो लोग पहले बता देगा। एक सेफ्टी ऑफिसर उनको कितना साल का एक्सपीरियंस वाला चाहिए, कितना आदमी के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, वो लोग पहले ही बता देते हैं। उसके हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बनाना पड़ेगा, इतना आदमी को हम लोग को रिक्रूट करना पड़ेगा सेफ्टी ऑफिसर्स। इसी तरह लिस्ट ऑफ सुपरविजन हैज़ बीन सबमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स भी वो साइट में कितना आदमी काम करता है ये भी हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। उसका साथ में 9th पॉइंट, फॉर एवरी 25 कॉन्ट्रैक्टर्स इन अक्रॉस लाइन ऑफ विजन नॉमिनेटेड पर्सन एट सुपरवाइजर लेवल एज अपॉइंटेड एज सेफ्टी स्टीवार्ड मीन्स एवरी 25 मेंबर्स को एक स्टीवार्ड लगाना पड़ेगा। वो क्या है, सुपरवाइजर लेवल के आदमी को ट्रेनिंग दे के उसको रिव्यू करके
उसका बाद में एक स्टेवर्ड जैसा उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। 10th पॉइंट, फायर फाइटर्स एंड फर्स्ट एडर्स शैल बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टिकर्स ऑन देयर हेलमेट्स। जो भी फायर फाइटर्स को और फर्स्ट एडर्स को हम लोग साइट में सेलेक्ट करता है, मीन्स 100 आदमी के लिए 10% फर्स्ट एडर्स, 10% फायर फाइटर्स होना चाहिए। फर्स्ट एडर्स को एक MBBS डॉक्टर, नहीं तो जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अदरवाइज इंस्टीट्यूट से लेके आके एक डॉक्टर साहब से हम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। फायर फाइटर्स के लिए कंपनी का जो EHS मैनेजर है वो फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग देके उन लोग को एज ए फायर फाइटर जैसा नॉमिनेट करके उसका हेलमेट के ऊपर में एक एम्बलम लगाना होगा। ये फायर फाइटर है, दूर से भी किधर से भी आइडेंटिफाई करने के लिए वो बहुत आसानी हो जाएगा। सेम एज फर्स्ट एडर भी, फर्स्ट एडर के लिए एक ग्रीन वाला प्लस सिंबल रहता है ना, उसको हेलमेट के ऊपर लगाएगा तो फर्स्ट एडर बोल के हम लोग को मालूम हो जाता है। ऐसा 10% प्रोजेक्ट में 10% आदमी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर इंडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड दैट सुपरवाइजर वैलिडिटी प्रोजेक्ट मैनेजर EHS मैनेजर। क्लाइंट वाला EHS मैनेजर नहीं तो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर एक ट्रेनिंग मॉडल हम लोग को सबमिट करना होगा। और इंडक्शन ट्रेनिंग मॉडल कैसा होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहता है, क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है हम लोग को, जो भी नया आदमी काम करने के लिए आता है उसको क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है बोल के एक ट्रेनिंग मॉडल को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बनाना होगा। वो ट्रेनिंग मॉडल क्लाइंट वाला EHS मैनेजर रिव्यू करके वैलिडेट करेगा। ऐसा मॉडल को हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। इस प्लान फॉर प्री एम्प्लॉय मेडिकल एग्जामिनेशन, मैंने जो भी आदमी काम करने के लिए आता है पूरा स्टाफ एंड वर्कर सबको प्री मेडिकल एग्जामिनेशन करना होगा। प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक करना पड़ता है, वो क्या एलिमेंट्स होते हैं उसको चेक करके टेस्ट करने के लिए वो हम मेडिकल एग्जामिनेशन में गेट पास उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ID कार्ड, उसके बाद सबको ID कार्ड देना पड़ेगा। इस फॉर्मेट फॉर ID कार्ड फाइनलाइज्ड एंड फ्रीज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग का एक ID कार्ड का डिटेल्स होना चाहिए, उसका नाम क्या है, ये क्या काम करता है, ब्लड ग्रुप क्या, पूरा ID कार्ड में रहता है। पूरा हम लोग को एक ID कार्ड क्लाइंट वाला से अप्रूव करना पड़ेगा। सर हम लोग ये साइट में ऐसा वाला ID कार्ड हम लोग मेंटेन करेगा करके एक ID कार्ड उसको दिखाना पड़ेगा। वो लोग अप्रूव करके उसको ओके बोलेगा। आर कॉन्ट्रैक्टर इश्यूड ID कार्ड्स डिप्यूटिंग ऑल ड्यूटीज। ID कार्ड पूरा आदमी को देना होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आदमी काम करता है ID कार्ड पूरा देना होगा। Note ID cards are mandated to be displayed by contractor as well as to be checked by security during permitting entry in premises. मीन्स कंपनी का अंदर आने का टाइम में वो कार्ड को गेट में सिक्योरिटी वाले को दिखा के अपना नाम लिख के ड्यूटी पे ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। 5th वन, if contract person are going to work at height, there is need to check हाइट वर्क फोबियो टेस्ट। इसको वर्टिको टेस्ट बोलते हैं ना। वर्टिको टेस्ट हर आदमी जो हाइट में काम करने के लिए जाते हैं उसके लिए वर्टिको टेस्ट कंपलसरी कंडक्ट करना पड़ेगा। इज EHS गैलरी क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी। EHS गैलरी एक रहता है, उसमें पूरा हमारा जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस है सेट में करता है हम लोग, उसमें एक डिस्प्ले बोर्ड जैसा बना के उसको ऊपर में डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसको EHS गैलरी बोलते हैं। मैं बाद में आपको फ़ोटो शेयर करता हूँ। उसके बाद EHS परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, लीडिंग इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर बोल के एक वाइट बोर्ड में लिख के उसमें लीडिंग इंडिकेटर्स, फर्स्ट एडर्स, फायर फाइटर्स जो हम लोग साइड में ट्रेनिंग दिया ना वो पूरा उसमें लिखना होगा। TBT डिटेल्स, PPE कंप्लायंस, अनसेफ कंडीशंस रिपोर्टिंग, ऐसा सब पूरा ट्रेनिंग मैन आवर्स, सेफ मैन आवर्स, ऐसा पूरा हम लोग लीडिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। मैंने जो अचीवमेंट्स है, अच्छा अचीवमेंट्स है उसको लीडिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। जो लैप्सेस है मीन्स नंबर ऑफ RA, DO, फायर इंसिडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स, नियर मिसेस, मेजर इंजरीज, फैटल एक्सीडेंट्स, ये सब हम लोग का कंपनी के लिए बुरा बात है, वो सबको लैगिंग बोलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये सब एक वाइट बोर्ड में हम लोग डिस्प्ले करना पड़ेगा। TBT शेड्यूल प्रिपेयर्ड मीन्स इस TBT शेड्यूल प्रिपेयर में आज का दिन में जो काम करता है उसका हजार्ड्स, उसका खतरा क्या हो सकता है मैन पावर को एक्सप्लेन करने का साथ साथ एक स्पेसिफिक TBT को भी हम लोग को बताना होगा। उसको बोलता है TBT शेड्यूल। मीन्स हर एक दिन 7 डेज में 7 TBTs के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हाइट वर्क, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हार्ट वर्क सेफ्टी, नियर मिस रिपोर्टिंग, जनरल सेफ्टी रूल्स वगैरह जो भी है
ऐसा वाला एक एक दिन को एक एक बनाना बता के लेबर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा शॉर्ट नोट में। TBT मीन्स 15 मिनट्स के अंदर में जो भी टॉक होता है उसको TBT बोलते हैं ना, उसी के अंदर में ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन लोग जो काम कर रहे हैं उसका वर्क रिलेटेड हज़ार्स का साथ में TBT शेड्यूल में जो है उसके हिसाब से भी बताना पड़ेगा। एक क्लाइंट वाला रिक्वायरमेंट है, एक एक क्लाइंट वाला एक एक रिक्वायरमेंट पता है। कुछ क्लाइंट वाला ये सब नहीं पूछता है, ओनली आज का दिन में क्या काम कर रहा है, उसमें क्या खतरा है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना होगा, इसी को बताने से हो जाएगा। ओके। 21 ट्रेनिंग कैलेंडर से TBT शेड्यूल जैसा है, एक ट्रेनिंग कैलेंडर है। एक महीने में जितना ट्रेनिंग्स हम लोग को देना है, एक एक दिन में एक एक ट्रेनिंग, नहीं तो हफ्ता में 2 ऐसा करके कारपेंटर्स, बारबेंडर्स, फिटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ड्राइवर्स, डिफेंस ड्राइविंग, ऐसा कुछ ट्रेनिंग्स को हम लोग ट्रेड के हिसाब से ऑपरेटर्स को और वर्कमैन को सबको प्रोवाइड करना होगा। उसमें और कैलेंडर में हम लोग लिख के इस दिन 15 तारीख को नहीं तो ये ट्रेनिंग देगा, 20 तारीख को नहीं तो ये ट्रेनिंग देना करके हम लोग पहले से शेड्यूल बना के रखता है। और 22 इज देयर सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मीन्स हम लोग का कंपनी में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एवरी मंथ एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम पूरा वर्कर का सामने बुला के बताना होगा। और उस आदमी जो अच्छा से काम करता है, सेफ्टी फॉलो करता है, सेफ्टी नियमों को आगे बढ़ाता है, कल्चर को मेंटेन करता है, ऐसा ऐसा सेफ्टी सिस्टम फॉलो करने वाले के लिए एक रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सबका सामने करना होगा। उसी को सेफ्टी सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन बोलता है। 23rd पॉइंट आर मैंडेटरी PPEs दैट इज सेफ्टी शू, हेलमेट, जैकेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये सबको देना होगा, उसको पहनवाना पड़ेगा। 24 PPE मैट्रिक्स फॉर ऑल एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी प्रिपेयर्ड एंड साइंड ऑफ बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। PPE मैट्रिक्स मीन्स एक PPE मैट्रिक्स है, मैं उसको पूरा बाद में आपको समझाता हूँ। मैट्रिक्स मीन्स कौन सा काम के लिए कौन सा PPE लगेगा। फॉर एग्जांपल हाइट वर्क में काम करने के लिए सेफ्टी हार्नेस लगेगा, हेलमेट, शू, जैकेट का साथ साथ सेफ्टी हार्नेस लगेगा। ग्राउंड लेवल में काम करने की सेफ्टी हार्नेस ज़रूरत नहीं है, इसी को सेफ्टी PPE मैट्रिक्स बोलता है, ठीक है ना। 25th आर फाइल्स फॉर मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनुअल प्रिपेयर्ड एंड रेस्पॉन्सिबल फिक्स्ड फॉर अपडेट्स। ऑल रिकॉर्ड्स आर मेंटेनिंग मीन्स ये पूरा रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, टूल वर्क स्टॉक रिकॉर्ड, इंडक्शन रिकॉर्ड, व्हीकल इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड, चेक लिस्ट वगैरह जो भी है, ऐसा पूरा इनका पास है कि नहीं बोल के एक चेक लिस्ट पॉइंट दिया है, उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन सेफ्टी वाले के लिए रहता है, क्या क्या रिकॉर्ड्स रहता है, पूरा हमने एक वीडियो अलग से बना के आपको बताता हूँ। और व्हीकल मूवमेंट एंड मैन पावर मूवमेंट रूट्स आर आइडेंटिफाई फॉर साइट में व्हीकल आगे जाने के लिए और मैन पावर घूमने के लिए अलग अलग रास्ता होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट्स होने के लिए संभावना ज़्यादा रहता है। देयर विल बी फिजिकली सेग्रीगेटेड विथ टेम्पररी बैरिकेड मीन्स वही है, अलग अलग बीच में एक टेम्पररी बैरिकेशन रहना चाहिए, गाड़ी इस तरफ नहीं आना चाहिए, मैन पावर उस तरफ से जाना नहीं चाहिए, दोनों का अलग अलग रास्ता होना चाहिए। ओके। 27 आर ऑल मोबाइल वर्क इक्विपमेंट दैट आर ब्रॉट एट साइट लाइक क्रेन्स, हाइड्रा, बूम लिफ्ट्स, डंपर्स इंस्पेक्टेड एज पर चेक पॉइंट्स। हम लोग के पास चेक लिस्ट है, क्रेन्स का, हाइड्रा, बूम लिफ्ट्स का, डंपर्स का, जो भी चेक लिस्ट है उसके हिसाब से जो भी साइड में नया व्हीकल्स आता है उसको पूरा चेक करके अंदर अलाउ करना पड़ेगा। 28 और ड्राइवर फोटोग्राफी डिस्प्लेड ऑन द व्हीकल मीन्स जो आदमी उसका ऑपरेट करता है, व्हीकल को ऑपरेट करता है, उसका पूरा डिटेल्स वो व्हीकल के ऊपर होना चाहिए, उसका फ़ोटो, ये और कॉन्टैक्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और कब तक वैलिड है, ये सब पूरा वो व्हीकल में ऑपरेटर डिटेल्स पूरा उसमें रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी पार्किंग करके लंच टाइम में कहाँ चले जाते हैं, इमरजेंसी होने का टाइम है, उसमें कॉन्टैक्ट करने के लिए हम लोग को अच्छा होता है, इसीलिए ये सब डिस्प्ले करने के लिए क्लाइंट वाला पूछता है। 29 आर एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू परमिट इश्यूअर। वर्क परमिट सिस्टम है, उसका इश्यू रजिस्टर भी रहता है, एक परमिट इश्यू रजिस्टर एंड परमिट क्लोजिंग रजिस्टर क्लाइंट वाला का पास रहता है। आज हम लोग जो परमिट लेता है, जनरल, हाइट, हार्ट, कॉन्फ्रेंस का जो भी परमिट लेता है सुबह मॉर्निंग में और रजिस्टर में इश्यू करके लेना होगा। लिख के क्या काम कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं, वर्क परमिट का नंबर क्या है पर उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें लिख के उसके बाद परमिट इश्यूअर और इनिशिएटर, एग्जीक्यूटर एंड यूज़र, ऐसा करके 3 डिपार्टमेंट्स रहते हैं। मैंने यूज़ करने वाला जो काम करते हैं उसको यूज़र बोलते हैं। इनिशिएटर
वो इंजीनियर जो सामने खड़ा होकर काम करता है वो इनिशिएटर, उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके हम परमिट का एक प्रोटोकॉल रहता है, उसके हिसाब से पूरा प्रोटोकॉल कॉन्ट्रैक्टर को मालूम होना चाहिए, उसी का हिसाब से परमिट को लेना होगा। और परमिट सिस्टम में अलग से ये पॉइंट्स पूरा डिस्कस करेंगे। और डीजी सेट प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, इफ सो डूज इट मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। डीजी सेट आप साइट पे लगा रहा है, आपको चाहिए तो लीगल रिक्वायरमेंट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो पोल्यूशन चेकलिस्ट वगैरह हो गया, डीजी के लिए उसका एग्जॉस्ट ऊपर में रहना चाहिए, सब लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। उसका डीजल जो भी है वो लैंड में कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, ऐसा करके कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। वो पूरा हमको डीजी लगाने के टाइम में लाइसेंस लेना पड़ता है, सब लेके प्रोवाइड करना होगा। Is there dedicated gas cylinder storage area provided? Means it shall be with caps. गैस सिलेंडर्स के लिए अलग से एक जगह चाहिए। हम लोग डीए और CO2 यूज़ करते हैं साइट पे, तो वो दूसरा सामान दूसरा मटेरियल के साथ में उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होता है, इसीलिए उसको अलग से एक सेट देना चाहिए। और सिलेंडर का जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस होगा वो सब प्रोवाइड करना पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर साइट में अलाउड नहीं है, वो गैस कटिंग करने के लिए जो भी काम करने के लिए वो क्लाइंट वाला स्ट्रिक्टली उसको प्रोहिबिट कर रहा है कि एलपीजी सिलेंडर उसका साइट में नहीं रहना चाहिए। ओनली मेटेलिक लैडर विल बी परमिटेड, वुडन लैडर्स को यूज़ नहीं करना है, ओनली मेटेलिक लैडर्स को यूज़ करना है। ओनली मेटेलिक स्कैफोल्डिंग अवेलेबल, स्कैफोल्डिंग ओनली मेटेलिक का होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, आयरन का होना चाहिए। जो भी बल्ली के साथ बनाते हैं बल्ली स्कैफोल्डिंग्स आर नॉट अलाउड। क्लाइंट वाला रूल्स अपना खुद बनाया है कि अपना साइट में कोई भी लेडर बल्ली का नहीं यूज़ करना चाहिए, स्कैफोल्डिंग भी जो भी बल्ली वाला वुडन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। 36 इज मैंडेटरी टू यूज़ बूम लिफ्ट्स, मैन लिफ्ट्स फॉर हाइट वर्क, इट शैल बी यूज्ड बाय बूम लिफ्ट और अदर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट शैल बी ऑन फ्रॉम पीसी सरफेस। जो भी बूम लिफ्ट्स वगैरह काम करने के लिए हाइट में काम करने के लिए यूज़ करता है वो पीसी सरफेस के ऊपर में ही होना चाहिए बोल के क्लाइंट का शर्त है। तो उसको कंपलसरी पीसीसी डाल के उसका बाद ही मैन लिफ्ट्स को यूज़ करना, खुला ज़मीन में प्लेन सरफेस में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। 37 ऑल ओपनिंग शैल बी मैंडेटरी बैरिकेटेड विद बैरिकेड्स, मीन्स फ्लोर ओपनिंग्स हो गया, एक्सकवेटेड पिट्स हो गया, लिफ्ट कटआउट्स हो गया, जो भी ऐसा वाला रहेगा तो उसमें पूरा बैरिकेशन लगा के रखना पड़ेगा। टैंडम लिफ्टिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो टैंडम लिफ्टिंग मीन्स एक सामान को दो टावर क्रेन से नहीं तो दो मोबाइल क्रेन से दो फराना से नहीं उठाना है, एक ही मेटल को दो इक्विपमेंट से उठाएगा तो उसको टैंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। क्लाइंट वाला ऐसा बोल रहा है कि कन्फर्मली नॉट अलाउिंग, दे आर नॉट अलाउिंग एट द साइट। ओके, टैंडम लिफ्टिंग को अलाउड नहीं करेगा। उसके हिसाब से हम लोग का लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा, उसका हिसाब से सिंगल लिफ्ट से पूरा जितना भी वेट है उसको उठाना होगा। एरिया ऑफ क्रेन एंड हाइड्रा शैल बी बैरिकेटेड, जिधर भी आप बूम लिफ्टिंग में यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पूरा बैरिकेशन करा हुआ रहना चाहिए। ऑल एजेस ऑफ रूफ शैल बी प्रोवाइडेड विथ हार्ड बैरिकेडिंग विथ टॉप एंड मिडिल रेल। जो फ्लोर एज में शीट एज में जो रहेगा एरिया, वो एरिया पूरा टॉप रेल और मिड रेल का साथ में बैरिकेशन होना चाहिए बोल के इधर लिखा है। ड्यूरिंग स्लैब फिलिंग और बार टाइम एक्टिविटी एज शैल बी प्रोवाइड विथ टॉप एंड मिड रेल। फॉर एग्जाम्पल थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में काम कर रहे हैं तो स्लैब एज में जो भी आदमी काम करता है वो लोग गिरने के लिए संभावना है, इसीलिए वो एरिया में टॉप रेल मिड रेल का साथ में एज प्रोटेक्शन भी रहना चाहिए। ऑल रोटेटिंग एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइड विथ 360 डिग्रीज गार्डिंग। बार बेंडिंग मशीन हो गया, बार कटिंग मशीन हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया, ऐसा वाला जो भी साइट में यूज़ करते हैं उसका जो मशीन का पार्ट्स घूमता है वो 360 डिग्रीज, मैंने किधर से भी आपको कोई भी उंगली नहीं तो कुछ भी सामान अंदर नहीं घुसना चाहिए, पूरा गार्डिंग होना चाहिए। ओके। 46 फॉर ऑल केमिकल्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी MSDS शैल बी अवेलेबल। MSDS एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बाद में समझाता हूँ। मेटल सेफ्टी डाटा सीट, ये सबको मालूम है। जो भी केमिकल्स हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं
कंस्ट्रक्शन में क्या क्या केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसके MSDS पूरा लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ का हिसाब से हमें समझाता हूँ। वो MSDS केमिकल्स का अवेलेबल रहना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हैविंग डिटेल लिस्ट ऑफ मेडिसिन विथ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और पूरा आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट भी उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए। इन OS EP अवेलेबल फॉर ऑल फोर्स इन इमरजेंसी एंड ट्रेनिंग गिवन टू ऑल ऑपरेटिंग पर्सनल्स। मीन्स जैसे में कोई भी काम करता है, ऊपर में काम करता है, फर्स्ट फ्लोर फिफ्थ फ्लोर में जो भी काम करता है उसको ऑन सेट इमरजेंसी प्लान मालूम होना चाहिए। उन लोग को पूरा ट्रेनिंग भी रहना चाहिए। और मॉक ड्रिल्स कंडक्टेड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ वंस इन 3 मंथ्स। ये क्लाइंट वाला का रिक्वायरमेंट्स है। जो भी आदमी काम करता है उन लोग को एवरी 3 मंथ्स में, क्योंकि 3 मंथ्स में मैन पावर भी कभी कभी चेंज हो जाता है ना, इसीलिए उन लोग को भी मालूम होना चाहिए साइट में क्या इमरजेंसी हो सकता है, उससे कैसे बचना है बोल के उन लोग का मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करना पड़ेगा। 5th पॉइंट इज एम्बुलेंस अवेलेबल एट साइट। फॉर एग्जांपल डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट भी काम चला रहेगा तो कभी कभी इमरजेंसी हो सकता है, उस टाइम में कोई एम्बुलेंस का गाड़ी व्हीकल्स नहीं रहता है आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। वैसा क्रिटिकल इमरजेंसी के लिए साइट में एम्बुलेंस का रहना चाहिए। एम्बुलेंस का प्रोविज़न साइट में है कि नहीं बोल के ये पॉइंट है। इज इंस्पेक्शन प्लान बाई कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एटलीस्ट वंस इन ए डे। ऐसा है, रूल है ये लोग बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजर एटलीस्ट वंस इन ए डे पूरा साइट को इंस्पेक्शन करना चाहिए। इज डेडिकेटेड स्पेस और अरेंजमेंट मेड फॉर स्टोरेज ऑफ बिलोंगिंग्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्लॉथ्स एंड फूड टिफिन एक्सेट्रा। मैंने कॉन्ट्रैक्टर का एक शेड रहना चाहिए, उसका जो भी कपड़ा हो गया, फूड खाने के लिए फूड हो गया, उसका बिलोंगिंग्स जो भी रहेगा उसके लिए एक शेड रहना चाहिए। ऐसा शेड बनाए कि नहीं बनाए, ऐसा करके दिया है। स्पेस मेड अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टर हैव फूड एंड रेस्ट। खाना खाने के बाद उसका रेस्ट लेने के लिए, ये सभी करने के लिए उन लोग को एक एरिया दिया कि नहीं दिया करके एक पॉइंट है। इज अरेंजमेंट फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन हाइजीनिक कंडीशन अलॉन्ग विथ टेम्परेचर ऑफ इट, दैट इज कूल ड्रिंकिंग वाटर डिपेंडिंग ऑन सीजन। एज पर सीजन के हिसाब से कभी धूप का मौसम में काम करने के लिए ठंडा वाला पानी चाहिए, वो अच्छा पानी है हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा अरेंजमेंट दिया कि नहीं दिया कॉन्ट्रैक्टर करके सवाल है। वाटर स्टेशन शैल बी displayed with adequate signages for communication to contractors। ऐसा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में कभी कभी कतरा वाटर भी रहता है, केमिकल वाटर रहता है, हॉट वाटर रहता है, स्ट्रीम लाइन्स रहता है। ऐसा वाटर आदमी पिएगा तो हज़ार्ड हो सकता है, रिस्क हो सकता है, आदमी का हेल्थ प्रॉब्लम होता है, बर्न्स होता है। इसीलिए हम लोग ड्रिंकिंग वाटर अलग से एक जगह में रखना चाहिए, उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए ये पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है और ये पानी वेस्ट नहीं करना है बोल के हम लोग अच्छे से उसमें लिख के एक क्लास वगैरह प्रोवाइड करना है। उसमें भी एक चेक लिस्ट रहता है, वीकली वंस उसको क्लीनिंग करके चेकिंग करके वही पानी सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वही पानी को अच्छे से पीना पड़ेगा करके हम लोग को एक स्टेशन बनाना पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन बोलते हैं उसको। इज प्रोविजन मेड फॉर सेपरेट यूरिनल्स एंड वेस्टर्न कमांड फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स विथ प्रॉपर सेग्रीगेशन एंड डिस्प्ले ऑफ साइनेजेस फॉर मेल एंड फीमेल्स। साइट में यूरिनल्स एंड वेस्टर्न कमांड्स भी रहना चाहिए, उसमें बाथरूम्स में ये मेल का है फीमेल का करके आइडेंटिफिकेशन रहना पड़ेगा। 57 इज एडेक्वेट प्रोविजन फॉर इल्यूमिनेशन मेड डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट फॉर वर्क। जो काम कर रहा है उसके हिसाब से अच्छे से लाइटिंग रहना चाहिए, वो सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड किया कि नहीं प्रोवाइड किया उसका प्लानिंग पूरा बताना पड़ेगा। ओनली डबल लेनियर्ड फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस विथ स्कैफोल्ड हुक विल बी परमिटेड। स्कैफोल्डिंग हुक होना चाहिए, दोनों हुक रहना चाहिए। ऐसा फुल बॉडी हार्नेस विथ शॉक ऑब्जर्वर, डबल बॉडी हार्नेस कोई हेल्प करेगा, सिंगल बॉडी हार्नेस नहीं तो सिंगल स्कैफोल्डिंग हुक वाला अलाउ नहीं करेगा। डेडिकेटेड स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ शटरिंग प्लेस प्रोवाइडेड। जो भी स्कैफोल्डिंग मटेरियल हो गया, शटरिंग बोर्ड्स हो गया, शटरिंग मटेरियल हो गया, स्लैब मटेरियल हो गया, ये सभी सामान प्रोवाइड रखने के लिए अच्छे से एक प्लेस कॉन्ट्रैक्टर को देगा। वैसा प्लेस इन लोग को भी दिया है कि नहीं दिया, ऐसा प्लेस प्रोवाइड करके पूरा चारों तरफ बैरिकेशन लगा के शटरिंग मटेरियल यार्ड बोल के एक साइनेजेस लगाना पड़ेगा। 60 पॉइंट देयर शैल बी प्रॉपर यूजेबल एक्सेस
path provided for movement of work equipment, cylinder, trolley, etc. मीन्स बिल्डिंग में जाने के लिए जो भी स्ट्रगल्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से एक एक्सेस रहना चाहिए, सिलेंडर्स ट्रॉलीज वगैरह लेके जाने के लिए, खींच के लेके जाने के लिए अच्छे से रास्ता बना हुआ रहना चाहिए। और एडिक्वेट साइनेजेस डिस्प्लेड अक्रॉस साइट फॉर कम्युनिकेशन, साइट में हर जगह में कम्युनिकेशन के लिए साइनेजेस रहना चाहिए। मैं साइनेजेस पोस्टर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, कौन सा साइनेजर, कितना टाइप्स ऑफ साइनेजेस है, अपना पास में क्या क्या साइनेजेस है, वो पूरा आप लोग को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, सो साइनेजेस फिर मीन्स कम्युनिकेशन के लिए किसके लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन पिट बना हुआ है, बारकेशन लगाया, लेकिन उधर एक एक्सकेवेशन बोर्ड लगा हुआ रहेगा तो सबको मालूम हो जाएगा कि दूर से देखिए ये बारकेशन लगाया, उधर एक एक्सकेवेशन बोर्ड भी लगाया है, ये बहुत ज़्यादा गहराई है बोल के कम्युनिकेशन रहेगा। ऐसा हर जगह में क्या क्या डीजिल यार्ड, डीजी शेड, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट और ऐसा करके बहुत सारा साइनेज रहता है। पूरा साइनेज को आदमी को मालूम होना चाहिए। वो थ्री लैंग्वेजेस में रहेगा तो अच्छा है, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। जो आपका लोकल लैंग्वेज है वो भी रहेगा तो आदमी लोग जल्दी पहचान लेगा। 62 इज डेडिकेटेड असेंबली पॉइंट आइडेंटिफाइड फॉर असेंबलिंग इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये तो पक्का होना चाहिए। सेफ्टी पार्क में हम लोग कैसा असेंबली पॉइंट बनाता है, सेफ्टी पार्क कैसा बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या रहना चाहिए, एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताता हूँ। तो साइट में क्लाइंट वाला ये रिक्वायरमेंट है, इस डेडिकेटेड असेंबली पॉइंट एक रहना चाहिए। ये एक एक कॉन्ट्रैक्टर का कुछ एरिया में एक एक रहता है। ज़्यादा दूर हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करने के एरिया ज़्यादातर दूर हो जाएगा तो पूरा आदमी एक जगह में इकट्ठा होने के लिए मुश्किल होता है बोल के अलग अलग बनाता है। लेकिन मेन असेंबली पॉइंट एक रहता है। इन केस ऑफ मेजर इमरजेंसी रहेगा तो पूरा सिक्योरिटी गेट का सामने जाना पड़ता है, उसको सबको मालूम होना चाहिए। ओके, इज मैंडेटरी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स लाइक स्ट्रेचर, सेफ्टी टॉर्च, मैनुअल इमरजेंसी सायरन, ये पूरा साइट में रहना चाहिए। इन केस ऑफ कभी कभी इमरजेंसी टाइम में पावर स्विच ऑफ करना पड़ता है, उस टाइम में ऑटोमेटिक सायरन काम नहीं करेगा तो उसके लिए इमरजेंसी सायरन चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड माइक्स चाहिए, स्ट्रेचर चाहिए। इन केस किसको भी इमरजेंसी हो गया, एम्बुलेंस में लेके जाना है, उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना है तो स्ट्रेचर चाहिए। नाइट में है, कुछ नक्शा हो गया तो टॉर्च लाइट्स वगैरह है। ये पूरा इमरजेंसी किट है, इमरजेंसी किट पूरा साइट में रहना चाहिए। ओके, और एनी यंग पर्सन दैट इज एज ऑफ 18 ईयर्स, उसके बाद ही साइट में परमिट अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इज वीकली ट्वाइस बाई EHS ऑफिसर, वीकली ट्वाइस इंस्पेक्शन कैरिड आउट प्रोजेक्ट मैनेजर, और इंस्पेक्शन करना पड़ेगा और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मीन्स साइट में जो भी एक्टिविटीज़ चल रहा है एरिया वाइज एक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट रहता है EHS मैनेजर के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। वो लोग खुद साइट में जाके एरियाज इंस्पेक्शन करके वो चेकलिस्ट को भर के उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स में लिखना है, उसको टाइमलाइन देना है, कितना दिन में रेक्टिफाई करना है, उतना दिन के अंदर में उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इन केस वो इमीडिएटली रेक्टिफाई करना है तो उस टाइम में उधर जो भी काम चल रहा है उसको स्टॉप करके एज ऑफ टाइम उसी टाइम में उसको इमीडिएटली रेक्टिफिकेशन करने के बाद ही काम करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। ऐसा मैं एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल अभी बताया हूँ और दो प्रोजेक्ट्स भी है मेरे सामने, वो भी आपको बताता हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट्स, सेकंड वीडियो में वो दोनों साइट का भी प्री क्वालिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्टर प्री क्वालिफिकेशन सेफ्टी चेकलिस्ट कैसा पॉइंट्स रहता है, उसमें क्या क्या भरना पड़ता है, उसका मतलब क्या होता है, इसमें सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है, मैं अभी आपको समझाने के लिए कोशिश किया हूँ, जल्दी जल्दी बोल दिया हूँ तो आप थोड़ा सा उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। आपका साइट में जो भी ये पूरा है आपको यूज़ होगा है। अगर आपको मालूम नहीं हो तो इसी पॉइंट्स को इंटरनेट में सर्च करके भी आप लोग मालूम कर ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। इसी टॉपिक में पार्ट 2 वीडियो